हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के शानदार अमेजिंग और खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका अमन भैया और स्वागत करता हूं आपका आरबीएससी क्लास 8 के फ्री बैच की पहली क्लास में। तो भाई तुम्हारे आरबीएससी क्लास 8 के लिए तुम लोग इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर क्लासेस नहीं आ रही। मैंने बैच में इनरोल भी कर लिया, लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चों के इशू आ रहे थे कि वो बैच को खरीद नहीं पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों का इशू था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो फाइनली हमारी टीम ने मिलकर के डिसाइड किया है कि आपको पूरी आरबीएससी क्लास 8 की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, यानी कि आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो भाई आज है उसकी मैथ की पहली क्लास। हालांकि इससे पहले आपको और सब्जेक्ट की क्लासेस मिल चुकी हैं, लेकिन ये मैथ की पहली क्लास है और मैं आपको, तुम्हारे गुड्डू भैया, तुम्हें पूरी मैथ कंप्लीट कराने वाले। क्लास 8 की जो पूरी मैथ है वो तुम्हें समझ में आने वाली है। तो आपकी पहली क्लास है, क्लास में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो क्लास के नोट्स हैं, ये जो तुम पढ़ने वाले हो, उसके नोट्स तुम्हें कहां मिलेंगे। तो इसके नोट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको जाना है पीडब्ल्यू ऐप पे। कहां जाना है? पीडब्ल्यू ऐप पे। पीडब्ल्यू ऐप पे जाओगे तो उसके बाद क्या करना है तो मैं समझाता हूं आपको। देखो देखो पीडब्ल्यू ऐप पे जाओगे तो पीडब्ल्यू ऐप पे जाने के बाद ऐसा कुछ पीडब्ल्यू ऐप पे आपको दिखता है। आपको जाना कहाँ है? आपको बैचेस के सेक्शन पे जाना है। बैचेस के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैच का नाम सर्च करना है। क्या सर्च करोगे आप? आरबीएससी आरबीएससी क्लास 8 फ्री बैच। फ्री बैच आरबीएससी क्लास 8 फ्री बैच आप सर्च करोगे तो इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है भाई। स्क्रॉल करते हुए चलते जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ। तो यही कहीं अभी आपको दिखने वाला है। देखो थोड़ी देर में दिखेगा, ठीक है। वैसे आप ऐप में खोलोगे तो आपको पहले ही दिख जाएगा। ये देखो, ये आ गया आरबीएससी क्लास 8 फ्री बैच 2027। आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको भाई, हाँ, इनरोल का मैंने पहले इनरोल कर रखा है तो भाई मेरे में इनरोल दिखा रहा है, लेकिन तुम इस पे क्लिक करोगे इनरोल पे तो यहाँ पे जैसे इनरोल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट में तुम्हें कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, वहां पे ऑप्शन आएगा पे नाउ ₹0। तो जैसे ही तुम पे नाउ पे क्लिक करोगे तुम बैच में इनरोल हो जाओगे। और इनरोल होने के बाद आपके जितने नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, जैसे जब मैथ के नोट यहाँ पे पड़ जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखने लगेंगे। तो इस तरह से आप जो बैच है उसको यहाँ पे परचेस एक तरह से कहना नहीं, बस इनरोल कर सकते हो इस पे जाकर के, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भाई, सीखते हैं कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। चलते हैं भाई, चलो। तो क्लास में आगे बढ़ा जाए, चलते हैं सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड पे। क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गुड्डू भैया आज आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा चैप्टर? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम सीखने क्या वाले हैं? तो परिमेय संख्या में हम सबसे पहले तो भाई सीखेंगे, परिमेय संख्या लिखा हुआ है तो हमें पता तो होना चाहिए संख्या होती क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे संख्याओं से, फिर संख्याओं के प्रकार को जानेंगे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको सीखेंगे, परिमेय संख्याओं में बहुत सारे गुणधर्म लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई तुम्हें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए संख्याएं क्या होती हैं भाई, है ना। संख्याएं क्या होती है? संख्याओं को हम कहते हैं नंबर्स। तो हम पढ़ेंगे नंबर्स होते क्या हैं। कोई पूछ ले भाई नंबर्स क्या होते हैं तो नंबर्स पता होने चाहिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या देखेंगे भाई? टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम टाइप्स ऑफ नंबर से सीखेंगे, ठीक है। और क्या सीखेंगे? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर सीखेंगे। और क्या सीखेंगे भाई? रेशनल नंबर सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर का यूज क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या होता है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज जो होती हैं, किसकी प्रॉपर्टीज? रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न तो समझ गए होंगे, क्वेश्चंस तो और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना होने वाला है, परेशान नहीं होना। बहुत आसान चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। आसान चैप्टर, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं भाई क्या संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं संख्या होती क्या है। तो संख्या को ऐसे समझो कि जब जब बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य धीरे धीरे, मतलब मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ, मनुष्य के दिमाग ने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया, मनुष्य का दिमाग बढ़ने लगा, तो उसने अपने आसपास की चीजों को देखा होगा भाई, है ना। देखा होगा, आदिमानव होगा, आदिमानव ने देखा यार ये आम का पेड़ लगा हुआ है। अब आम के पेड़ में यहाँ पे देखो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, ये आम लगा हुआ है, ये आम लगा हुआ है। किसी ने सोचा कि मुझे अपने दोस्त को जाकर के बताना, अब ये आदिमानव है, इस आदिमानव का कहीं कोई दोस्त है, उसको बताना है कि यहाँ पे कितने आम लगे हुए हैं। कैसे बताएगा? तो जब मनुष्य ने सोचना चालू किया तो तभी उसी के साथ साथ उसने काउंटिंग का भी आरंभ किया। किसका आरंभ किया? काउंटिंग का। सबसे पहली बार संख्या का प्रयोग किस लिए किया गया होगा? तुम बताओ, तुम अपने दिमाग का प्रयोग करके बताओ। संख्या का प्रयोग हमने किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए किया होगा, या फिर हमने डेरिवेटिव कैलकुलस के लिए किया होगा, या फिर हमने बहुत बड़ी कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किया होगा? नहीं। संख्या का प्रयोग इंसान ने अगर पहली बार किया होगा तो वो ऐसे ही किसी फल को गिनने के लिए, या फिर यहाँ पे कितने जानवर है, जानवरों को गिनने के लिए, इसके लिए प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। तो आदिमानव ने देखा ये आम लगे हुए, तो कुछ तो उसने शब्द बोले होंगे, इगड़ा बिगड़ा तिगड़ा, पता नहीं क्या बोला होगा, ठीक है। तो वो जो शब्द बन गए उन्हीं को
हमने क्या कहा, संख्या क्या, तो संख्या होती क्या है ना, सिंबल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड कैलकुलेशन आर कॉल्ड नंबर्स। मैं बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती है, जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए, सब संख्या का सबसे पहला प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई, गिनती के लिए करते हैं। तो जिसका प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाए, मापने यानी कि मेजरमेंट के लिए किया जाए। अब जैसे फिर मनुष्य और जब विकास करना उसने शुरू किया, ठीक है। अब क्या आदिमानव क्या पहले यही बोलते होंगे या ना, ऐसे ही एक को लिखते होंगे, जीरो को ऐसे लिखते होंगे, दो को ऐसे लिखते होंगे। हालांकि जीरो तो था भी नहीं, जीरो को तो डिस्कवर किया गया, क्योंकि गिनती के लिए तो हम लोग जब संख्याएं बोलेंगे तो एक से बोलेंगे, ठीक है। तो वो नहीं, वो एक दो तीन नहीं बोलता होगा, या फिर वो 1 2 3 नहीं बोलता होगा, कुछ बोलता होगा, है ना, कुछ बोलता होगा। लेकिन वो जो थी, वो जिनका प्रयोग करता था, वो भी क्या थी, उसके लिए वो संख्याएं थी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नंबर्स बोलते हैं। फिर जब मनुष्य का और विकास हुआ तो उन्होंने उसको अच्छा रूप दे दिया, अच्छा फॉर्म दे दिया, एक अच्छा नाम दे दिया, एक अच्छा सिंबल दे दिया, वो आगे चल के कुछ ऐसे दिखने लगे, ठीक है। हिंदी की जो काउंटिंग होती है वो कुछ अलग तरह से दिखती है, ठीक है। वहां पे एक को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, दो को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, तीन को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, और चार तो मुझे भी नहीं आता, चार को शायद ऐसे कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, पांच को कुछ ऐसे दिखाया जाता है। तो ये सारे जो है सिंबल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स किसके दिए गए, संख्या के दिए गए। तो संख्या बहुत बेसिक है, हालांकि इससे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या, तो हमें पता तो होना चाहिए संख्या क्या है। तो संख्या है जिन प्रतीकों का प्रयोग हम गिनती करने के लिए, मापने यानी कि मेजर करने के लिए, या फिर गणना करने के लिए करते हैं। गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, जोड़ने घटाने, ठीक है। या फिर हमने मान लेते हैं हमें निकालना है कुछ, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, वो सूरज तक की दूरी बता दिया करते थे। तो ये क्या है, कैलकुलेशन करना है। तो ये जो कैलकुलेशन है, गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं भाई, संख्या कहते हैं। तो संख्या क्या है, सिंबल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड कैलकुलेशन आर कॉल्ड नंबर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब बस नॉलेज के लिए पढ़ लो इसको। अब हमारे सिलेबस में जो है वो हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्या है, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्याएं जितने प्रकार की हैं, वो सारे के सारे प्रकार जितने तुम्हारे सिलेबस में, मैं वो बताने वाला हूं। पहला प्रकार, तो भाई पहला प्रकार तो संख्या का हमने किस लिए प्रयोग किया गया होगा, गिनने के लिए। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स का। क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर्स। दूसरा दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर, हालांकि इसके अलावा भी कई तरह के नंबर है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं, 9th क्लास में जाओगे तब पता चलेगा बेटा, ठीक है। लेकिन फिलहाल 8th क्लास के लिए जो आपकी किताब में है, जितना आपको पढ़ना है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा क्या होते हैं होल नंबर्स के अलावा, होल नंबर्स के अलावा हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। अब मैं इनको हिंदी में बताऊं तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं। उसके अलावा होल नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स लिखे हुए, इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, तो इंटीजर्स को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। रेशनल नंबर्स लिखा हुआ है, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो बेटा चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि दोनों बातें, दोनों भाषाओं में आपको बातें बताई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बातें क्या जानने वाली है कि भाई, कि भैया गुड्डू भैया आपने लिख तो दिया ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर, क्या लिख दिया, ये होता क्या है। अरे गुड्डू भैया कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, प्राकृतिक संख्या माने क्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बाद में सारे नोट्स, ये जो चीजें लिखनी है ना, कैसे लिखनी, ये भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का सबसे पहली बार प्रकृति में प्रयोग, नाम ध्यान से सुनना, नेचर में या फिर प्रकृति में संख्याओं का सबसे बेसिक, सबसे आम प्रयोग क्या होगा भाई, मैंने जो बताया भाई, गिनने के लिए संख्याओं का पहला प्रयोग गिनने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई पूछे कि यहाँ पे तुम्हारे कितने लेटर्स दिख रहे हैं, इनको गिन करके दिखाओ। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो गिनते हो। तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग नोन एज नेचुरल नंबर्स। कहां से शुरू होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं भाई, कोई तुमसे पूछे कहां से शुरू होते हैं, तुम क्या बताओगे, तुम कहोगे भैया ये 1 से चालू होते हैं, 2 पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं, फिर ऐसे करते करते जहां तक तुम गिन पाओ, कहां तक गिन पाओगे, अनंत तक, ये अनंत तक चले आते हैं, ठीक है।
होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम गिनने वाली जो संख्याएं थी उसको क्या करें, उसको एक से ना शुरू करके जीरो से शुरू कर दें। किससे शुरू कर दें? जीरो से शुरू कर दें। हम कहें जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच जाए? अनंत तक पहुंच जाए। तो इन्हीं ये जो पूरा समूह बन गया जीरो से, अगर हम इस समूह में ये जो 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, परिभाषा सुनो, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को जोड़ देने पर, शून्य को जोड़ देने पर जो नया समूह बनता है उसी समूह को हम कहते हैं होल नंबर्स। यानी कि when we add zero to the group of natural numbers, then the new group is known as whole numbers. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर क्या होते हैं? अब अभी तक हमारे पास धनात्मक संख्याएं थी, जीरो था। हम कह रहे हैं कि हम इन धनात्मक को ऋणात्मक भी बना दें। हम क्या बना दें? इनको ऋणात्मक बना दें, यानी कि ऋणात्मक के अनंत से, माइनस के अनंत से करते करते हम माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करते करते प्लस के अनंत तक पहुंच जाएं। तो ये जो सारी संख्याओं का समूह होता है, ये जो पूरा समूह होता है, इसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पूर्णांक के नाम से जानते हैं। और पूर्णांक बेटा ध्यान से अभी आगे पढ़ेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नेचुरल नंबर पे, प्राकृतिक संख्याओं पे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? काउंटिंग वाली जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, हाँ ना। ऐसे करते करते कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। कहां जाती है भाई? इनफाइनाइट तक जाती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वही नंबर्स फाउंड बाय एडिंग जीरो टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में या फिर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यहाँ पे लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्राकृतिक संख्याओं के समूह या फिर सेट में जीरो को जोड़ देने पर जो संख्याएं, जो नया ग्रुप बनता है, जो संख्याओं का नया समूह बनता है, उसे ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि ये संख्याएं प्रारंभ होती हैं जीरो से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते ये भी जाती हैं इनफाइनाइट तक। यहां तक की बातें क्लियर हो रही होंगी? ये बड़ी बेसिक सी बात है। नेचुरल क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब अब मैं अभी तुम्हें ये भी बताऊंगा कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। मैं तुम्हें ये बताऊंगा बच्चे गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। पूर्णांक लिखा हुआ है, पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर लिखे हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स, निगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो। पॉजिटिव वाले होल नंबर हमने ले लिए, निगेटिव वाले होल नंबर ले लिए, यानी कि सभी प्रकार की संख्याएं, +1, +2, +3, +4, -1, -2 और इस तरह से सारे संख्याएं इनफाइनाइट तक और बीच में जीरो। तो इनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार? पहला है धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर को हम न्यूट्रल इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रल इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो ये संख्याएं थी ये माइनस की इनफाइनाइट से चालू हो रही थी, माइनस के इनफाइनाइट से चालू हो रही थी। ऐसे करते करते बीच में -2, -1 और 0, फिर उसके बाद प्लस का 1, प्लस का 2, ऐसे करते करते प्लस के इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो रही थी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, इसको बेटा तुम ऐसे समझो कि ये जीरो लिखा हुआ है बीच में, इसके इस तरफ का, जीरो के दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड जो था ये क्या थे? ये पॉजिटिव थे, यानी कि ये धन पूर्णांक थे। जीरो के तुम आ जाओ बाईं तरफ, जीरो के आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आ जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा निगेटिव इंटीजर। कौन सी इंटीजर? निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋण पूर्णांक। ठीक है, और ये जो बीच में, स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, और ये जो बीच में तुम्हें जीरो अकेला दिख रहा है ये बेचारा क्या है? ये है शून्य पूर्णांक, या फिर यही है हमारा न्यूट्रल। यही हमारा क्या है? ये न्यूट्रल है। सिंपल सी ये आसानी सी बात है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जो संख्याएं जाती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं तो बेटा 2.7 या 2.5 कुछ तो आता होगा। 2.5 भी आता होगा, 2.7 भी आता होगा। ये सारी चीजें इसके बीच में आती होंगी। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में यहाँ कहीं ये दोनों चीजें आती होंगी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि हमें पता है कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में तो 2.5, 2.7 भी आ रहा है। तो क्या ये जो है ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि हाँ है? मैं यहाँ पे अगर तुम्हें 2 ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, है ना, तो बेटा 2 मिनट का पॉज लेकर के तुम बताना
2 मिनट का पॉज लेकर के तुम बताना तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए सही है, कितने बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि कितने इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, बताना। आर नेचुरल नंबर्स, कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये 2.5 2.7 इस तरह के जो नंबर्स लिखे हुए ये नेचुरल नंबर हैं या नहीं है, हाँ या ना? देखते हैं भाई, 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, बताओ जवाब बताओ। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि हाँ है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे नहीं है। तो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या। सही आंसर है बेटा, जो बच्चे ये कह रहे हैं, जो बच्चे क्या कह रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है, जो बच्चे कह रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं भाई सही हैं, वो सारे के सारे बच्चे सही हैं। यानी कि ये 2.5 2.7 नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में भी, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा ही क्या थी कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, काउंटिंग नंबर यानी कि जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। जब तुम गिनते हो, जैसे मैं मान लूं तुमसे कहूं कि यहाँ पे सारे अक्षर गिन के बताओ, तो तुम क्या ऐसे गिनोगे 1 2 2.1 2.3 2.4 ऐसे गिनोगे? नहीं ना। कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हम इनका प्रयोग गिनने में नहीं करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या अगर प्राकृतिक होती है तो बीच में जो दशमलव की संख्याएं आ रही वो भी प्राकृतिक होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये पूर्ण संख्याएं भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण का मतलब ये जो पूरी हो, है ना। ये तो देखो, ये तो 2 तो पूरा है, लेकिन ये जो 0.5 है पूरा नहीं है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 ये जो होती है पूर्ण संख्या होती है, पूरी होती है आपस में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, कोई तुमसे कहे कि 2 एप्पल दे दो, क्या कहते हैं 2 एप्पल यानी कि 2 सेब दे दो, तो तुम पूरे का पूरा एक सेब, पूरा का पूरा एक सेब मिला करके 2 सेब दे दोगे। लेकिन तुमसे कोई कहे 2.5 दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेब पूरा और एक सेब आधा। 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, जो पूरी होती हैं, उन्हें ये हम होल नंबर कहते हैं। और इसी तरह से इंटीजर्स भी क्या होंगे, ये अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर का भी क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण अंक। ऐसे अंक जो पूर्ण होते हैं, पूर्ण यानी वो भी पूरे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी पूरा नहीं है, यानी कि ये ना नेचुरल नंबर है, ना ही ये होल नंबर है, और ना ही ये इंटीजर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि दीज आर नॉट नेचुरल नंबर। ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ना ही ये क्या कहते हैं, होल नंबर है भाई, ना ही ये होल नंबर है, और ना ही नॉट, ना ही ये इंटीजर है। तो ये है क्या? तो फिर भैया ये है क्या? आप ये बताओ ये है क्या? तो बेटा यही जो लिखा हुआ है, यही जो लिखा हुआ है, इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? पढ़ो जरा सामने से, पढ़ करके बताओ, आवाज यहां तक गूंजनी चाहिए तुम्हारी। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें ही हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वैसे तो वो डेसिमल वाली लिखी हुई थी, हम डेसिमल को चाहे तो परिमेय में p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखो तो परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको हम लिख देंगे 25/10 और इसको हम लिख देंगे 27/10, ऐसा कुछ। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती है, ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात को समझना। ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशंस बस कुछ अप्लाई होंगी कि p और q दोनों क्या होंगे, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक यानी कि इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात है? दोनों इंटीजर होंगे बस काम चल जाएगा? नहीं, q की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए, बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, जहां पे p और q पूर्णांक होते हैं, लेकिन q जो होता है वो 0 नहीं होता, क्योंकि 0 भी तो एक पूर्णांक है, और क्योंकि p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब q 0 भी हो सकता नहीं। बस यही कंडीशन, q जो है कोई भी पूर्णांक हो जाए लेकिन 0 ना हो, बस इस बात को याद रखना। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसका अगर कोई तुमसे उदाहरण पूछे, इसका अगर तुमसे कोई एग्जाम्पल पूछे, तो एग्जाम्पल में तुम दुनिया की कोई संख्या लिख दो भाई, जितनी संख्या तुम जानते हो कोई संख्या लिख दो। मान लेते हैं अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 भी लिख दिया,
क्या 5 नहीं होगी? 5 भी होगी, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर लिख दें यहाँ पे 0 सिर्फ लिख दें तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसी तरह से मान लेते हैं किसी ने माइनस का 5/3 लिख दिया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। किसी ने 3/-5 लिख दिया तो भी परिमेय संख्या है। यानी कि चाहे ऊपर आ जाए, माइनस, ठीक है, चाहे नीचे आ जाए माइनस, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, मान लेते लिख दिया 5/0, क्यू की जगह 0 लिख दिया, तो फिर बेटा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत तुम कहोगे ये तो बेटा नहीं होंगे, ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या हो गया? 0 हो गया, और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, बेसिक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये जो P है और P/Q का रूप लिखा हुआ है, P को हम किस नाम से जानते हैं, तो तुम कहोगे P को हम अंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और Q को किस नाम से जानते हैं? Q को हम हर के नाम से जानते हैं। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? न्यूमरेटर कहते हैं। हर को क्या कहते हैं? हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई। P/Q अंश बटे हर का रूप होता है, जहां पे अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो P/Q हमें समझ में आ गया, परिमेय संख्याएं हमें समझ में आ गई। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, और बाकी सारी तुम्हारे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, उनको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ताकि वो दूर से दिखे, है ना, ताकि वो दूर से दिखनी चाहिए, है ना, ताकि वो दूर से दिखे भाई। एक सेकंड, ऐसी संख्या जैसे यहाँ पे P/Q को कलर चेंज है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में कलर चेंज नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो एंड P एंड Q जो बोथ है, बोथ क्या हो? ओ भाई, मैं तो यहाँ पे ट्राई करना चाह रहा हूँ, ये होता नहीं है। आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q 0 के बराबर ना हो, वह संख्या ही परिमेय संख्या कहलाती है। सारी चीजें मैंने बता दी है, उदाहरण भी लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने। यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी, ये बड़ी बेसिक सी बातें, यहाँ तक की बातें तुम सब बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई कुछ क्वेश्चन। क्या पूछना चाहता हूँ? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहूँ क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे लिखी हुई है एक संख्या 2/3.5, 2/3.5, है ना, 2/3.5 लिखा हुआ है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? तुमसे अगर कोई पूछे क्या ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P/Q के रूप में है ना, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तुम क्या बताओगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कि हाँ ये परिमेय संख्या है, और नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या 2/3.5 एक परिमेय संख्या इज अ रेशनल नंबर और नॉट? बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं कि है, कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं है? मैं जवाब तुम्हारा जानना चाहता हूं। एक बार फिर से यहाँ पे पॉज लो और सोच करके बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? जितने बच्चे कह रहे हैं कि हाँ ये परिमेय संख्या है, मैं कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे कह रहे हैं हाँ ये परिमेय संख्या है, वो सारे के सारे बच्चे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे गलत हैं। ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में सिर्फ इतना नहीं था। बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, मैं तुम्हारी गलतियां भी बेटा तुम्हारे साथ सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। तुम गलती ये करते हो, तुम सोचते हो कि P/Q का रूप होना चाहिए, तो ये भी तो अंश बटे हर यानी कि P/Q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं बेटा, कंडीशन पूरी ध्यान से पढ़ो। कंडीशन में क्या लिखा हुआ था? कंडीशन कह रहा था P एंड Q आर इंटीजर्स, ये पूर्णांक होने चाहिए, और यहाँ पे मैंने अभी बताया ये क्या है? ये इंटीजर नहीं है, नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। और जब ये खुद इंटीजर नहीं है, तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? हालांकि बाद में तुम चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तुमने लिखा है 2/3.5 लिखा है, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख दो, 35/10 लिख दो, फिर 10 को ऊपर भेज दो, तो ये बन जाएगा 20/35। हाँ, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा लिखा हुआ है तो फिर कहेंगे नहीं भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि भाई वहां पे 3.5 लिखा हुआ है। बात समझ आ रही? यहां तक की बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है तो लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर इसको आपने इंग्लिश में नहीं लिखा है, आपने तो कहा था इंग्लिश में भी बताएंगे लेकिन आपने इंग्लिश में इसको लिखा नहीं। तो भैया ये लो लिख दिया मैंने, ठीक है। हालांकि वो तो सिर्फ हेडिंग है, हमें पढ़ना है समृद्ध गुण या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समृद्ध गुण क्या होता है, एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ two rational numbers is always a rational number, however division does not always result in a rational number। क्या मतलब है इसका हिंदी वाले बच्चों के लिए, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने तथा गुणा करने पर प्राप्त संख्या भी हमेशा परिमेय होती, भाग करने पर हमेशा परिमेय नहीं होती है। अब ये बात क्यों लिखी गई है कि भाग करने पर नहीं होती, ये भी समझ लेंगे और साथ में ये नियम क्या कहता है, नियम को भी समझ लेंगे। नियम ये कहता है बेटा, नियम ये कहता है कि अगर दो परिमेय संख्या हमारे सामने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, दो परिमेय संख्या हमारे पास लिखी हुई है। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या लिखी है 1/2 और दूसरी परिमेय संख्या लिखी है 1/3। तो कह रहा है कि परिमेय में परिमेय को जोड़ोगे या घटाओगे, है ना, या घटाओगे या गुणा करोगे, उत्तर जो भी तुम्हारे पास आएगा, उत्तर जो होगा तुम्हारे पास हमेशा क्या आएगा, परिमेय आएगा, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। चाहे जोड़ करके देख लो, जोड़ोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 यानी कि 5/6। कितना आ जाएगा, 5/6, जो कि क्या है, परिमेय है। घटाओगे तो 3 - 2/6 यानी कि 1/6 आ जाएगा, जो कि परिमेय है। ये क्या आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, है ना, ये भी 1/6 आ जाएगा। क्या बात है भाई, माइनस करने पर दोनों पर एक ही चीज आ रही है, दोनों में 1/6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, परिमेय आया, दो परिमेय संख्याओं को घटाया, परिमेय आया, दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया, ये भी परिमेय आया। तुम कहते हैं कि अगर मैं भैया इन दोनों का भाग भी कर दूं, जैसे मैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 लिख दूं, तो ये बन जाएगा 1/2 गुणे में 3/1, ये भी तो आ रहा है 3/2, ये भी तो परिमेय है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, परिमेय आएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि डिवीजन डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट, है ना, ऑलवेज हमेशा रिजल्ट ऐसा नहीं है डिवीजन में, यानी कि बात को ध्यान से सुनना, जोड़ने की बात होगी, घटाने की बात होगी, गुणा की बात होगी, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों केस की बात होगी। तुम दुनिया की कोई परिमेय संख्या उठा लो, तुम दुनिया की कोई परिमेय संख्या उठा लो और उसमें जोड़, घटा और गुणा कर दो, हमेशा परिमेय ही आएगा। लेकिन डिवीजन का केस ऐसा होता है, डिवीजन का केस ऐसा होता है जब हमेशा परिमेय संख्या नहीं मिलती, और वो केस है 0 से। अगर हम 0 से भाग दे दें, ये एक परिमेय संख्या 2/3 लिखी है, इसको अगर हम 0 से भाग दे देंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि डिवीजन के केस में सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन का ऐसा केस है जहां पे ये नियम फॉलो पूरी तरह से नहीं होता है, बाकी सारी जगह फॉलो होता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात समझ में आ गई है। जैसे कि मैं मान लेते हैं लिख भी देता, यहाँ पे लिख देता 2/5 लिखा हुआ, इसको डिवाइड करा दो 0 से, जैसे ही ये लिखता ये बात ही खत्म हो जाती, ये बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि ये 0/1 लिखा हुआ है फिलहाल, तो इसको हम लोग जब गुणे में बदलते तो 1/0 बन जाता, और बटे में कभी 0 आ नहीं सकता, बटे में कभी 0 आ नहीं सकता, इसलिए ये चीज अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, किस ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, तो तुम्हें बताना है कि डिवीजन के लिए, भाग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुण जो होता है वह फॉलो नहीं होता। यहां तक की बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पढ़ते हैं इसका भी स्टेटमेंट। लिखा हुआ है इफ द रिजल्ट रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टू रेशनल नंबर्स, इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये किस किस चीज पे एप्लीकेबल होती है, पहले समझो लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि हमारा रिजल्ट सेम रहे, हम भले ही ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम भले ही बदल दें, लेकिन परिणाम हमेशा समान रहे। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक परिमेय संख्या लिखी है 1/2 और एक परिमेय संख्या लिखी है 1/3। अगर हम इनका क्रम बदल दें, यानी कि इनके बीच में मान लेते हैं ऑपरेशन लगा हुआ है जोड़ का, ठीक है, जोड़ में हम क्रम बदल दें, हम इसको 1/3 + 1/2 लिख दें, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि जोड़ के केस में, एडिशन के केस में ये नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो होती है। मैं अगर घटाने के केस की बात करूं, 1 - 2 और 1 - 3, 1 - 2 में से 1 - 3 घटाऊं और फिर 1 - 3 में से 1 - 2 घटाऊं, क्या मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह आंसर अलग अलग आएगा, दोनों जगह आंसर अलग अलग आएगा। यानी कि जोड़ने के केस में तो ये नियम लग जाएगा, जोड़ने के केस में ये नियम सही है, क्रम विनिमय नियम
नियम, यानी कि क्रम को इधर उधर कर देना, क्रम को बदल देना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 प्लस 5/7 लिखा है, इसको मैंने 5/7 प्लस 2/3 लिख दिया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 2/3 में से 5/7 घटाएं, फिर 5/7 में से 2/3 घटाएं, है ना, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, ये चीज गलत है। ठीक है, 1 मिनट में सही भी कर देता हूँ। ठीक है, ये जो चीज है ये गलत लिखी हुई है, मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया, है ना। तो इसी तरह से ये किस पे लागू होती है, तो हमने देखा ये एडिशन पे लागू होती है, यानी कि जोड़ पे लागू होती है। इसी के साथ साथ एक गुणा पे भी लागू होती है कि मैं 1/2 का 1/3 में गुणा कर दूं, या फिर मैं 1/3 का 1/2 में गुणा कर दूं, दोनों बातें क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 और यहाँ पे लिखूं 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2, इन दोनों जगह ऑप्शन अलग अलग आएगा, ये नॉट इक्वल टू होंगे, यानी कि ये लागू होती है, ये प्रॉपर्टी लागू होती है जोड़ और गुणा पर, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर तो ये प्रॉपर्टी लागू होती है, लेकिन नॉट एप्लीकेबल किस पे लागू नहीं होती, ये सब्ट्रैक्शन पे, ध्यान से समझो, ये सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन पे लागू नहीं होती, घटाने पर और भाग पर लागू नहीं होती। तुम इनको सॉल्व करके देख सकते हो, ये काम तुम्हें स्वयं करना है बेटा, है ना। मैं चाहता हूं तुम खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसको सॉल्व करके देखो, है ना। एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 1/6, यहाँ 1/6 आ जाएगा। लेकिन जब डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। एक बार डिवाइड करके देखना क्या आता है और कॉमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला गुण है हमारे पास साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखो, क्रम विनिमय गुण में 2 होते थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ क्रम नहीं बदलते, यहाँ ब्रैकेट की पोजीशन बदल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ द रिजल्ट रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द 3 रेशनल नंबर्स इट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जब 3 परिमेय संख्याएं उनका कोष्टक को बदल दिया जाए और परिणाम समान रहे, यानी कि रिजल्ट जो है सेम रहे, तो इसी गुण को साहचर्य गुण या फिर सहचारिता का नियम भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहीं कहीं पे सहचारिता का नियम भी कहा गया। क्या कहा गया है, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम भी कहा गया। ध्यान से समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल ले लेते हैं, लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इस पूरे को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, हम चाहें तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर जो आए उसमें इसको ऐड कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 1/2 को ऐसे ही रहने दें, हम 1/3 प्लस 1/6 इनको पहले कर लें और बाद में इसमें ऐड कर दें, सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा। सेम होता है गुणा के साथ, गुणे में भी अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहे तो इनका गुणा करके फिर उसमें गुणा कर दें, ठीक है, हम चाहें तो इन दोनों का गुणा करके, यानी कि 1/6 का फिर 1/6 में गुणा कर दें, या फिर हम चाहें तो 1/2 इंटू पहले 1/3 इंटू 1/6 कर दें और बाद में जो आए यहाँ से उसका 1/2 में गुणा कर दें, सेम रहेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा कब फॉलो होगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। किस पे फॉलो होगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जोड़ और गुणा पर तो ये फॉलो होगा, लेकिन घटाने पर फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, करके देखते हैं, ये चीज करके देखते हैं। चलो आओ, 1 सेकंड, लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 प्लस, सॉरी माइनस करना है हमें, -1/3 माइनस ये, ठीक है, हम पहले ये करके देख रहे हैं, ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे 1/2 -1/3, ठीक है, और -1/6 ये करेंगे। हम देखते हैं दोनों जगह आंसर अलग अलग आता है, ये सेम आता है, ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट की सिर्फ पोजीशन चेंज करी है, देखना यहाँ पे करेंगे, ये आएगा 1/2 माइनस, इसको सॉल्व कराओ तो ये हो जाएगा भाई 6 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6, फिर इसको सॉल्व कराएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 6 3 माइनस 2 3 जा 6 3 - 1, यानी कि 2/6 आ जाएगा, जो कि होता है बेटा हमारे पास 1/3, जो कि होता क्या है हमारे पास 1/3 होता है। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई हो तो बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में भाई, है ना, लिख देना गुड्डू गैंग का जलवा है ना, गुड्डू भैया के टॉपर्स हो तुम सारे के सारे, तुम्हें गुड्डू भैया के टॉपर बनना है। मतलब मैं चाहता हूँ क्लास 8 का एक बच्चा जो यहाँ मैथ पढ़ रहा है ना, ठीक है, जैसे पिछली बार जब मैंने मैथ पढ़ाई थी, जब मैंने पिछले साल जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, और मैथ जो 9th क्लास में बच्चे जो पढ़ करके गए थे, वो लास्ट में जो मैंने CYQs कराए थे उसमें कमेंट कर रहे थे कि साल भर पढ़ो या ना पढ़े, लेकिन अमन भैया की CYQ वाली क्लास देख लेना आकर के, पूरे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गुड्डू भैया तुम्हें जो है पूरे कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएंगे, एक एक चीज तुम्हें समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या आया 1/3 आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम अगर इसको सॉल्व करके देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 6 2 3 जा 6 3 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/6 और ये बन जाएगा 1/6 माइनस का 1/6, कट के क्या आ जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ आया था 1/3, वहां आया 0,
यहाँ क्या आया था 1/3, यहाँ आया था 0। तो यानी कि घटाने में सहचारिता का नियम फॉलो नहीं होता, घटाने में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो फॉलो नहीं होती है। घटाने के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसी तरह से भाग का कोई एग्जांपल ले लेना, भाग के केस में फॉलो नहीं होती है ना। अब ये भाग का जो एग्जांपल है, डिवीजन का जो एग्जांपल है, वो तुम्हें खुद से करना है। एप्लीकेबिलिटी की जो है किसमें होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है। नॉट एप्लीकेबल होता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का एग्जांपल बताया है, अब डिवीजन का एग्जांपल तुम लोग खुद से कोई भी एग्जांपल ले लेना, डिवाइड करके देखना। पहले इन दोनों को डिवाइड करके इससे डिवाइड करना, फिर इन दोनों को डिवाइड करके इससे डिवाइड करना, आंसर अलग अलग आएगा, करके देखना, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बंटन गुण। बंटन गुण जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। इसीलिए इस गुण का नाम भी क्या है? बंटन गुण। क्या लिखा हुआ है? इफ मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर बाई the sum or difference of two rational numbers gives the same result as multiplying them separately and then adding or subtracting, it is called the distributive property। आसान भाषा में समझाता हूँ, लिखा हुआ है, एक बार हिंदी भी पढ़ लेते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। यदि किसी परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्याओं के जोड़ या घटाव से गुणा करने पर वही परिणाम मिले जो अलग अलग गुणा करने के जोड़ने या घटाने से मिलता है तो इसे बंटन गुण कहते हैं। मैं तुम्हें आसान भाषा में मतलब बताता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है कि मान लेते हैं हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, a/b और c/d। तो कह रहा है इनको प्लस माइनस कर दो और इस पूरे में मान लेते हैं p/q का गुणा कर दो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा क्या करने पर? वही आंसर आएगा। हम p/q में पहले a/b का गुणा कर दें और फिर c/d में भी पहले p/q का गुणा कर दें और गुणा करने के बाद घटाएं या फिर जोड़ें, है ना। तो ये दोनों बातें सेम लिखी हुई है, यानी कि पहले हम जोड़ घटा के फिर p/q में गुणा करें या फिर पहले गुणा करा के फिर जोड़ें, बात दोनों सेम है। इसी प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर मैं तुम्हें नंबर का एग्जांपल दूं तो लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2 गुणे 1/3 प्लस 1/6 कर लो, या फिर 1/2 गुणे 1/3 प्लस 1/2 गुणे 1/6 कर लो। दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको तुम सॉल्व करा के देखोगे, आंसर सेम आएगा। करा करके दिखाया जाए? चलो क्या कहते हो, करा करके दिखाएं? दिखा देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 गुणे, इसको जब सॉल्व कराओगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 2 + 1, यानी कि आ गया 1/2 गुणे 3/6। सॉल्व कराओगे तो ये भाई क्या आ जाएगा? 3 क्यों आएगा? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/4। क्या आ गया? 1/4। इधर सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 1/6 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 1/12। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/12 जो कि होता है 1/4। क्यों होता है 1/4? क्योंकि 3 एक कम 3, 3 चौको 12, तो 1/4 आ गया। ठीक है, दोनों तरफ देखो 1/4 आ गया, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो सही है, फॉलो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है शून्य की भूमिका। ठीक है, शून्य की भूमिका क्या है? तो शून्य जो होता है, जो जीरो होता है, वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अब तुम पूछोगे गुड्डू भैया एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? गुड्डू भैया मुझे बताओ तो सही, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि योज्य तत्समक या फिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी या फिर योज्य तत्समक का मतलब यह है कि किसी परिमेय संख्या, मान लेते हैं हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q लिखा हुआ है, इसमें ऐसा क्या जोड़े? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि किसी परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़े? डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में ऐसा क्या रखें, ऐसा क्या जोड़ें कि उत्तर में हमारे पास p/q आ जाए। जो जोड़ा जाएगा वही हमारा योज्य तत्समक है। वही हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। बताओ क्या जोड़े? मैं तुमसे कह रहा हूं 5 में ऐसा क्या जोड़े कि उत्तर में 5 आ जाए। मैं तुमसे कह रहा हूं 2/3 में ऐसा क्या जोड़े कि उत्तर में 2/3 आ जाए। तुम्हारा सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि भैया 0 जोड़ो ना, 0 जोड़ो या फिर कुछ नहीं जोड़ो, जोड़ने का मतलब ही है 0 जोड़ो। तो यानी कि अगर हम इसमें 0 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या होगा? वही उत्तर आ जाएगा। तो 0 ही हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसीलिए 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, क्योंकि 0 को जोड़ने पर उत्तर हमें p/q मिलता है। इसलिए 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी बोल दो या फिर योज्य तत्समक बोल दो। क्या बोल दो? योज्य तत्समक बोल दो। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ आ गई? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है योज्य तत्समक के साथ, जो कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहूंगा, जो होता है हमारा योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है। ध्यान से समझना, योज्य प्रतिलोम क्या है?
ये योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इसको कहते हैं इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमारे साथ हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या p बटे q लिखी गई है, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, डब्बा जोड़ दें कि उत्तर में हमारे पास 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स या फिर योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि उत्तर 0 आ जाए। तो मैं सिंपल सा कहना है कि भैया वही जोड़ दो जो लिखा हुआ है p बटे q, बस इसके पहले माइनस का साइन लगा देना, यानी कि p बटे क्यू में माइनस p बटे क्यू जोड़ दो, उत्तर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़े, किसी परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि उत्तर में 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे योज्य प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मैं जैसे तुमसे पूछूं कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, 2/3 का एडिटिव इनवर्स या फिर योज्य प्रतिलोम बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, 2/3 का योज्य प्रतिलोम तुमसे कोई पूछे, तुम्हें 2/3 लिख देना है, बस साइन लगा देना है माइनस का 2/3। बात समझ आ गई। तुमसे प्लस के 2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया था, तुमने बताया माइनस का 2/3। अब मैं पूछ लेता कि माइनस के 2/3 का बता दो, तुम क्या कहते हैं, प्लस का 2/3 होगा। ठीक है, यानी कि तुम्हें साइन को क्या कर देना, चेंज कर देना है, प्लस का हो तो माइनस कर देना, माइनस का हो तो प्लस कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास एक की भूमिका, क्या है, एक की भूमिका। अब एक की भूमिका क्या होती है, तो एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है गुड्डू भैया, तो गुड्डू भैया तुम्हें ये भी बताएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल चिंता मत करो, देखो आओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कोई मेरे पास परिमेय संख्या लिखी गई है p बटे q, मैं कह रहा हूं इसमें किसका गुणा करें, क्या करें, इसमें किसका गुणा करें, डब्बे का गुणा करें, कि गुणा करने के बाद उत्तर में 1 आ जाए। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ, एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणा करने पर यही p बटे q आ जाए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि p बटे q में किसका गुणा करें, p बटे q में किसका गुणा करें कि उत्तर में p बटे q आ जाए। बताओ किसका गुणा करें, जल्दी से बताओ किसका गुणा करें, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अगर यहाँ पे हम 1 का गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पे 1 का गुणा कर दें तो उत्तर में p बटे q आएगा। जैसे कोई तुमसे कहे कि 3/5 का गुणात्मक तत्समक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तुम कहोगे 1 है। क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का गुणा करने पर उत्तर में हमें 3/5 ही मिल जाएगा। तो ये जो 1 लिखा हुआ है यही क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ आ गई, तो तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पता चल गया। यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर है। अब तुम्हें एक और बात समझनी है, एक और चीज आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ, एक और टर्म आता है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा कि कोई मेरे पास एक परिमेय संख्या मान लेते हैं p बटे q लिखी हुई है, मैं p बटे q में किसका गुणा कर दूं, मैं p बटे q में किसका गुणा कर दूं, डब्बे का गुणा कर दूं। इस डब्बे के अंदर ऐसा क्या डालूं कि उत्तर में 1 आ जाए, p बटे q में किसका गुणा करूं कि उत्तर में 1 आ जाए। जब भी तुमसे ऐसा पूछा जाए तो तुम्हें कहना है कि कुछ नहीं करना भैया, इसमें ना पलट दो, इसको q बटे p कर दो। जैसे एक क्वेश्चन करें, जैसे मान लेते हैं मेरे से पूछ रहा है कि 3/5 का, 3/5 का क्या बता दो, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बता दो, गुणात्मक प्रतिलोम बता दो, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बता दो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कहना है 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें मन में सोचना है, मन में ये सोचना है गुड्डू भैया ने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता था कि इस 3/5 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए, है ना। फिर गुड्डू भैया ने बताया था संख्या को पलट दो तो 3/5 का 5/3 हो जाएगा, है ना। 5 को ऊपर कर दो, अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, है ना, बस हो गया, खत्म खत्म। तो भाई तुम्हें एक की भूमिका भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूंगा, मैं सारे तो नहीं बताऊंगा भाई। तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -4/5 का 1 में गुणा किया गया, फिर 1 का -4/5 में गुणा किया गया, फिर -4/5 आ गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लग रहा है क्रम विनिमय गुण, इन दोनों में क्या किया गया है, क्रम बदला गया है, तो इनमें लग रहा है क्रम विनिमय गुण, ठीक है, या फिर क्रम विनिमय
ये वाली प्रॉपर्टी मैं दिखा भी देता हूं, नहीं तो कहोगे भैया भूल गया मुझे, अभी अभी तो आपने पढ़ाया था। ये देखो क्या लिखा हुआ था, क्रम को बदल दिया जाए, चाहे 1/2 इंटू 1/3 लिख दें या फिर 1/3 गुणे 1/2 लिख दें, तो यहाँ पे आंसर सेम आता था। तो मल्टीप्लीकेशन का केस है, दोनों में आंसर देखो -4/5 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे क्रम विनिमय नियम तो बेटा सिर्फ इतने में लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है -4/5। इसको जरा ध्यान से देखो, किसी संख्या में किसका गुणा करें कि उत्तर में वही आ जाए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लग रही है। अगर हम इन तीनों को एक साथ मिला लें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रूल भी लग रहा है। दोनों नियम एक जगह पे लग रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखो क्रम विनिमय नियम लिखा हुआ है, खुद से कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है, ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क पे भाई, खुद से करो जरा, थोड़ा काम खुद से भी कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 यानी कि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करेगी, ये लिख सकते हैं। तो बेटा इस गुण का नाम अभी अभी हम लोगों ने किया था, ब्रैकेट की पोजीशन बदल दें, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर सहचारिता का नियम कहते थे। ये देखो इसी में ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हैं ना, पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगाया फिर इन दोनों में लगाया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सहचारिता का नियम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सहचारिता का नियम या फिर साहचर्य गुण। चलो साहचर्य गुण लिख दो। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव की स्पेलिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मैं अच्छी स्पेलिंग देख लेता हूं। अभी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी तो तुम लोग कहोगे कि भैया कोई स्पेलिंग नहीं आती है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज में, ठीक है। बाकी अब क्लास भाई यहीं पे आपकी खत्म होती है, ये चैप्टर आपका बेटा यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपके सिलेबस में क्लास 8 में इतना ही है, परिमेय संख्याओं में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था। क्लास के जो नोट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप में आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको बैच का लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिले तो आप पीडब्ल्यू ऐप पे जाकर के वहां पे सर्च करोगे आरबीएससी क्लास 8 फ्री बैच, तो वहां पे जाओगे आप, उस पर एनरोल करोगे, फ्री में एनरोल आपको हो जाओगे आप, और वहां पे आपको जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं उन सबके नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। होमवर्क में यही है, होमवर्क में यही है, गुड्डू भैया की तरफ से तुम्हारा काम यही है कि जितने क्वेश्चन कर सकते हो उन क्वेश्चंस की क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस चाहो उतने प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो डाउट हो वो भी मेरे पास भेज सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वन शॉट के साथ। तब तक के लिए गुड्डू भैया तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच गुड्डू भैया की तरफ से, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और गुड्डू भैया आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। अगली क्लास में मिलेंगे और मजे करेंगे, चैप्टर सीखते हुए चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। क्लास 8 को एकदम धुआं करने वाले हैं, और क्लास 8 में भाई तुम सबके सब बच्चे टॉप करने वाले हो। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय।